नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। अब एक ऐसे मसले पर हम आज चर्चा करने वाले हैं जिसका मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, क्योंकि मसला आपकी और हमारी जिंदगी की सेहत से जुड़ा हुआ है, हमारे और आपके बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है। सीएससी अपने एक अध्ययन के जरिए ब्रेड पर सवाल उठा रही है कि क्या ये ब्रेड खाने से आपको कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। क्या ये ब्रेड खाने से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको कैंसर तक की बीमारी क्या हो सकती है। ये बहुत गंभीर सवाल है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस ब्रेड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सीएससी की एक रिपोर्ट कह रही है कि ब्रेड बनाने में ऐसे कुछ केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं जो कैंसर तक की वजह बन सकते हैं। सीएससी को ब्रेड के कुछ सैंपलों में खतरनाक केमिकल मिले। ब्रेड बनाने में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इन पर दुनिया के कई देशों में पाबंदी है। भारत में भी पाबंदी लगाने की मांग हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में बिकने वाले ब्रेड, बन, रेडी टू ईट, बर्गर, पिज्जा के 38 जाने माने ब्रांडों में से 84% के सैंपलों में गड़बड़ी पाई गई। सीएससी ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI को सुझाव दिया है कि ब्रेड बनाने में पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल तुरंत बंद करवाया जाए। Randomly pick up 38 samples of bread, white bread, multigrain. हमने कई बड़े आउटलेट से 38 ब्रेड के सैंपल्स इकट्ठा किए, जिनमें से 84% पोटेशियम ब्रोमेट या आयोडेट के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। Why these two chemicals? Because potassium bromate and iodate are being banned across the world because of their harmful effects. मामला सामने आने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसकी तुरंत जांच की जाए। FSSAI इस विषय को देख रही है। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक, फिर मैगी और अब ब्रेड। सीएससी की एक रिपोर्ट की माने तो ब्रेड खाने से आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्र सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर लें, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली में सोनल मेहरोत्रा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया के लिए। तो क्या वाकई इस ब्रेड को खाने से आपको कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ सकता है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, बड़ा मुश्किल और गंभीर सवाल है। दलील इस पर आधारित है कि इस ब्रेड को बनाने में जिन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिस रसायन का इस्तेमाल होता है, वो दुनिया के कई और देशों में, जैसे कि मेरी रिसर्च बता रही है कि यूरोपियन यूनियन में 1990 में प्रतिबंध लग गया था इन केमिकल्स पे। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इन पर पाबंदी है। न्यूजीलैंड, चीन, श्रीलंका में पाबंदी है। ब्राजील, नाइजीरिया, पेरू और कोलंबिया में पाबंदी है। तो बहुत सारे मुल्कों में इन केमिकल्स पर पाबंदी है। क्या ये पाबंदी यहां नहीं होनी चाहिए? और अगर ऐसा नहीं होता है तो दलील ये दी जा रही है कि ये ब्रेड खाने से आपको बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है। बड़ा ही गंभीर मसला। अमित खुराना साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रोग्राम मैनेजर है फूड सिक्योरिटी के सेंटर फॉर साइंस और एनवायरनमेंट के। प्रवीण खंडेलवाल साहब मेरे साथ मौजूद है, जो कि सेक्रेटरी हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। ये व्यापार वर्ग को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमित खुराना, ये आप लोग एक बड़ी बात कर रहे हैं, एक अलार्मिंग बात कर रहे हैं। आप पूर्णतः पूरी तरह से आश्वस्त हैं, श्योर हैं कि ये ब्रेड खाने से इस स्तर की बीमारी हो सकती है? पूरी तरह से श्योर है आप? जी अभिज्ञान जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस केमिकल की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए पोटेशियम ब्रोमेट, ये WHO की जो कमेटी है, जकफा बोलते हैं उसे, जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स, ये 1992 में ही इस केमिकल को बैन कर चुकी है, रिकमेंड कर चुकी है कि एज अ फ्लो ट्रीटमेंट एजेंट ये नहीं यूज़ होना चाहिए। और 1999 में जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, वो भी इसे एक पॉसिबल कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर कर चुकी है।
और तो ये और इसी सिलसिले में इसी के तहत बहुत सी कंट्री में, मतलब आप समझ लीजिए 25 से भी ज़्यादा यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ और कई सारी जो आपने अभी नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, पेरू, चाइना, श्रीलंका, इन सब में ये केमिकल बैन हो चुका है, इसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और उस सब के पीछे बहुत बेसिक सी एक एजम्पशन है कि इसके यूज़ करने के बाद अगर एंड प्रोडक्ट में रेजिड्यू मिलता है तो वो गलत है। ये एजम्पशन जब फेल हुई तो इसी एजम्पशन के फेल होने पर और कंट्रीज़ ने इसको बैन किया। अब हमने जब इंडिया में, या जो हमने सैंपल्स लिए 38 सैंपल्स दिल्ली में से, उसमें हमें बहुत क्लियरली पता चला कि अब ये एजम्पशन इंडिया में भी फेल हो गई है। हमें भी रेजिड्यू मिल रहा है पोटेशियम ब्रोमेट का, तो क्लियरली अब हमें बैन करने का बहुत ज़रूरी है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी को इसीलिए मुझे एक्सप्लेन करिए, जैसे मैंने इस केमिकल को बैन करना हमें दो चीजें मुझे समझाइए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं। 1992 से ये बैन है, WHO का आपने जिक्र किया, राइट? मैं सही कह रहा हूं? जी। 1992 की स्थिति के बाद हिंदुस्तान में ऐसी क्या स्थिति थी कि यही केमिकल अगर तब से इस्तेमाल हो रहा था तो अब यह हानिकारक हो गया, और तब से लेकर अब तक हानिकारक नहीं था? ये तो हमेशा से हानिकारक होगा। जी, इसका जवाब तो आपको सही मायने में हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटी देगी कि इतने सालों से ये केमिकल बैन है और कंट्रीज़ में ऐसा क्या है कि हमारी कंट्री ने अभी तक इसको बैन नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी, बहुत अहम प्रश्न पूछा है आपने। और ऐसा नहीं है कि ये आज नहीं, एक मिनट, क्योंकि ब्रेड जो है वो रोजमर्रा के खाने की चीज है। ब्रेड कोई मैं कैसे कहूँ, मतलब कोई विशेष खाना नहीं है, मतलब कोई ब्रेड रोजमर्रा की चीज है। तो अगर 1992 में WHO की ये राय रख रही है कि इसमें ये केमिकल अगर आता है तो ये सेहत, तो क्या सरकारें सो रही थी, सिस्टम सो रहे थे, आप लोग सो रहे थे? ये अभी तक इश्यू क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब तो 92 से लेकर अब तक जिसने ब्रेड खाई होगी सबको तकलीफ हुई होगी। नहीं, मैं प्रवीण जी बड़े बड़े बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 1992 से लेकर अब तक मैंने जितनी भी ब्रेड खाई है तो इसमें तो सारा ये रेसिड्यू मेरे अंदर होगा। नहीं, मैं थोड़ा सा जी बिल्कुल गंभीर प्रश्न है। इतना कह सकता हूं बहुत क्लियरली, 2011-12 में ये डिस्कशन हुआ था FSSAI में। उस समय ये बैन की बात हुई थी, मगर पिछले 5 सालों से कोई अभी तक इस पे एक्शन नहीं लिया गया है। और ये भी समझने की इसमें ज़रूरत है कि जो ज़्यादातर हमारे स्टैंडर्ड्स हमारे कोडेक्स को फॉलो करते हैं, जो कि इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स एक रेफरेंस एजेंसी है जो इंटरनेशनल फूड में ट्रेड के लिए स्टैंडर्ड्स जो रेफ़र किए जाते हैं, और हमारी कंट्री भी बहुत ही उसको रेफ़र करती है। उन्होंने भी 2012 में इसको फॉर्मली विड्रॉ कर लिए थे, इसके स्पेसिफिकेशंस। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी 2012 में इसको कह दिया था कि ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद भी 4 साल हो गए हैं, इस पे भी नहीं हुआ है। हालांकि हमें सुनने में आ रहा है कि FSSAI बहुत जल्दी, आज सुबह से अभी पता चल रहा है कि बहुत जल्दी कुछ करेगा, तो देखते हैं। ठीक है, एक मिनट में अब प्रवीण खंडेलवाल, अब ये देखिए मैं थोड़ा सा घबराया हूं। मेरा 2 सवाल है। हाँ, मेरा पहला मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि आप उनसे मैं सवाल एक बार पूछें? इनसे सवाल पूछ लेता हूं। हाँ, पूछिए। मेरा पहला सवाल तो यह है कि जब इनको यदि 2011-12 में ये पता लग गया था कि इस बारे में हुआ है, तो अब आज 2016 है, तो इन 4 सालों में CSE ने क्या किया? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा, जब इन्होंने रिपोर्ट लेकर के आए और जब इन्हें पता लगा कि इसमें इस तरीके के जो केमिकल्स हैं, उसके बाद से लेकर के आज तक इन्होंने क्या कार्रवाई करी? यदि वो बताए तो थोड़ा ठीक होगा। हाँ, आप बताइए। अमित जी बताएंगे, एक मिनट। हाँ, अमित जी तो बताइए कि आप लोगों ने हमें 2011 अपनी तरफ से अवेयरनेस हमें आपने पैदा की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक्शन क्या लिया है CSE ने? जी, हमें 2011 में नहीं पता चला था इस केमिकल के बारे में। हमें ये बात तो अभी पता चली जब हम रिसर्च कर रहे थे पिछले कई महीनों से इस पे कि क्या क्या इस पे हुआ है। तब हमें पुरानी मीटिंग के मिनट्स मिले FSSAI की, जिसमें ये बात सामने आई कि 2011 और 12 में इस पे डिस्कशन हुआ था, इस पे बात हुई थी। इनफैक्ट जो साइंटिफिक पैनल है FSSAI का फूड एडिटिव्स पे, उसने रिकमेंड भी किया था। उसके बाद भी इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। हमें इसके पहले नहीं पता था, हमें तो अभी पता चला। CSE के पास में सिर्फ समझना, एक मिनट खंडेलवाल साहब, एक मिनट रुकिए। आपसे भी तो अभी मैंने कोई सवाल पूछा ही नहीं है। एक मिनट रुकिए।
सीएससी के पास अपनी तरफ से जानकारी देने के अलावा, अवेयरनेस के अलावा कार्रवाई करने का क्या ऑप्शन है? या सारी कार्रवाई का जहां तक सवाल है वो सरकार और सरकार के सिस्टम को ही करनी पड़ेगी? देखिए, सीएससी एक पॉलिसी एडवोकेसी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है। हम तो जागरूकता कंज्यूमर को भी देने की कोशिश करते हैं, और हमारा सारा जो लैब बेस्ड टेस्ट होता है उसके रिजल्ट्स हम गवर्नमेंट में जो स्टेक होल्डर मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे बात करते हैं इस सिलसिले में। और पहले भी जो हमने स्टडीज़ की हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स चिकन में है, चाहे वो पेस्टिसाइड्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स में, हम गवर्नमेंट के साथ सदैव तालमेल बना के उनके साथ चल के काम करने की कोशिश करते हैं। हम उनको लिखते हैं, इस केस में भी हम लिख रहे हैं, इस केस में भी हम बात कर रहे हैं, ये आज ही हुआ है जी। आप इस केस में भी गवर्नमेंट, हाँ खंडेलवाल साहब, जो कंपनीज ब्रेड बनाती हैं, क्या वो इस केमिकल को लेकर पूरी तरह से इग्नोरेंट हैं? उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं इसलिए अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाई इसके हिसाब से तो 1992 से जो मैं ब्रेड खा रहा हूं इसका रेजिड्यू मेरे अंदर है और ये कोई मुझे तकलीफ पैदा कर सकता है, पहली बात। दूसरी, जो ब्रेड बना रहे हैं क्या उनको ये पता नहीं होता कि इस तरह के केमिकल्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो आधी दुनिया में प्रतिबंधित है? निश्चित रूप से उनको जरूर इस बात का अभिज्ञान ज्ञान होगा। हाँ। लेकिन मेरा यह कहना है, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? हाँ, लेकिन मेरा यह कहना है कि सीएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन, एफएसएसएआई के एक्ट में लिखा है कि यदि किसी को यह पता लग जाए कि स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक है तो जाकर के उसके खिलाफ वो एफआईआर करा सकता है। तो सीएससी बजाय एफआईआर कराने के वो मीडिया को अपनी रिपोर्ट रिलीज कर रही है। आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं कि सीएससी पे प्रहार कर नहीं, रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, वो मैं सीएससी से सवाल पूछूंगा हाँ। कि वो उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं की, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखिए वो क्या करेंगे वो सवाल में मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, अगर उनको इस केमिकल के बारे में पता है तो वो उसको इस्तेमाल करने से रोकते क्यों नहीं अपने आप को? उसका सीधा सा है कि पिछली जो यूपीए की सरकार थी, हाँ। उस समय प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था। हाँ। उस समय एडिटिव्स अलाउड नहीं थे। उसके बाद उसको खत्म करके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लेकर के आए, जिसके अंदर अभिज्ञान जी आपको जानकर के ताज्जुब होगा, एडिटिव्स को अलाउ कर दिया गया है। और हम लगातार विरोध कर रहे हैं, और तब सीएससी या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे समर्थन में नहीं आई। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज का खेल है। एडिटिव्स को आप अलाउ क्यों कर रहे हैं? एडिटिव्स अलाउ करने का मतलब है आप एडल्ट्रेशन को स्वीकार कर रहे हैं। उसके अंदर मिस ब्रांडेड वर्ड ऐड कर दिया। अब जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है उसके अंदर एडल्ट्रेशन वाला कोई वर्ड नहीं है, मिस ब्रांडेड वर्ड है, और मिस ब्रांडेड के नाम पर आप ये ब्रेड भी दे सकते हैं, वो अलाउड। उसके आड़ में ये कंपनियां बच जाएंगी। किसके लिए, ये किसकी वजह से हुआ? कौन जिम्मेदार है? मौजूदा गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिए? ये यूपीए सरकार जिम्मेदार है, जिसने 2006 के अंदर तो 2014 में जब नई सरकार आई तो बदला क्या है फिर? तो हम लगातार इस सरकार से बात, देखिए हमें नहीं, मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। देखिए मैंने उनसे जो पॉइंट पूछा वही आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई ब्रेड में सरकारी मशीन जो रोजमर्रा के जरूरत का आइटम है खाने का, अगर उसमें किसी तरह का कोई ऐसा केमिकल है, और जो सीएससी दावा कर रही है कि 84% उसकी फाइंडिंग जो है वो बता रही है, तो इसका मतलब तो बहुत खतरनाक स्थिति में हम बैठे हुए हैं। लेकिन उसमें फिर हमें दोनों को जिम्मेदार ठहराना होगा विज्ञान जी। इसमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है, जो पूरे देश के फूड को रेगुलेट करती है, वो उसमें बिल्कुल आपके चैनल पे कह सकता हूं, वो अथॉरिटी इस देश में सबसे निकम्मी अथॉरिटी है, जिसका कोई रेगुलेटरी रोल नहीं है। हाँ। और जो कोई फूड को लेकर के कतई भी सीरियस नहीं है। और हमने बार बार उनको ये कहा, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना दे करके और चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मेरा फिर सवाल वही है कि यदि सीएससी को पता लगा था तो सीएससी ने उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करी?